लोग यहाँ पर बात करेंगे टर्की के अंदर जो ज़लज़ला आया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखें, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, तूफ़ान हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी चीज़ जिसको नेचुरल डिज़ास्टर कहकर बोला जाता है वो नेचुरल नहीं होते। एक्चुअली वो सब कुछ होते हैं नेचुरल होने के अलावा। यहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आर्टिफिशियली कोई भी ज़लज़ला, सैलाब, बारिश हर चीज़ जो है वो इंड्यूस कराई जा सकती है। इसकी बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है जो आप डे टू डे देखते हैं, वो होती है क्लाउड सीडिंग, जिससे बारिश की जाती है उन जगहों पर जहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो जैसे क्लाउड सीडिंग की वजह से बारिश हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से प्लेट्स को हिलाने से ज़लज़ले आ जाते हैं। या अगर समंदर के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, या अगर एक्सपेरिमेंट ना भी करें, कोई चीज़ होती है जिसको आर्टिफिशियली फेंका जाता है समंदर में, तो पानी उछल कर निकल कर आता है और उससे सैलाब आ जाता है। तो ये आर्टिफिशियली जो चीज़ें होती हैं ये की जाती हैं, और इनका जो मेन कारण है, चाहे वो करंट वर्ल्ड ऑर्डर हो या वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, दोनों के वर्ल्ड ऑर्डर का जो मेन एजेंडा है टेक्नोलॉजी के बाद, टेक्नोलॉजी से जो वेपन तैयार करने के बाद है, वो दूसरा जो नंबर पर एजेंडा के अंदर है वो है डीपॉपुलेशन। डीपॉपुलेशन होगी तभी जो है उनका जो आगे का सिलसिला है, आगे का जो उनका फेज़ है वो स्टार्ट होगा। 9 बिलियन को उन्होंने हर हाल में फ़िलहाल 2 बिलियन पर लेकर आना ही आना, वो ऐसे ही आएंगे। यहाँ पर अब जो ज़लज़ला आया है जिसको आप लोग टर्की और सीरिया के अंदर देख रहे हैं, और सीरिया के साथ साथ यहाँ पर याद रखिएगा कि लेबनान के अंदर भी आया है, फ़लस्तीन में भी कुछ जगहों पर जो है वो फ़ील हुआ है। हत्ता कि इजिप्ट जो कायरो है वहाँ तक उसकी जो वेव्स हैं वो गई हैं, जिसमें खैर इजिप्ट में इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लेबनान में थोड़ा हद तक हुआ है, और फ़लस्तीन में भी कुछ हद तक ज़लज़ले का हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट आ रही है और जो शिद्दत से आया है वो टर्की और सीरिया के अंदर आया है, जिसमें टर्की सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, और उसके बाद सेकंड लेवल पर यहाँ पर सीरिया जो है वो अफेक्टेड है। अब टर्की में ये आर्टिफिशियली ज़लज़ला क्यों इंड्यूस किया गया, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एक हफ़्ते पहले, यानी कुछ समय पहले, जहाँ पर एक टर्किश कह रही हूँ, सॉरी, एक स्वीडिश नेशनल बंदा है, डेनिश यानी डच और स्वीडिश दोनों नेशनल उसके पास पासपोर्ट्स हैं। वो बंदा है घटिया तरीन। मैं ऐसे लोगों के ऊपर बात भी नहीं करती, मेरा दिल भी नहीं करता है। मैं हालांकि पहले सोच भी रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, इन वीडियोस पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बंदे ने कुरान जो है जलाया है स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम जो कि है वहाँ पर टर्किश एम्बेसी के सामने उसने कुरान जलाया है। और उसने ये, इसका जो प्लान है वो सिलसिला चल रहा था 2022 से, एक साल से वो प्लान कर रहा है एक रैली निकालने के लिए। और वो रैली, उसमें पूरी रैली में उसने ये करना है कि जो जितनी भी नेटो की जो 30 कंट्रीज़ हैं नेटो की, उन 30 कंट्रीज़ में से 29 कंट्रीज़ में ये रैली को लेकर जाएगा और वहाँ पर जाकर कुरान को जलाएगा। तो जब ये घटना घटती है अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद सारे जो देश थे उन्होंने, जो नेटो के देश थे, उन्होंने मना कर दिया इस रैली के को परमिशन देने के लिए। और उन्होंने इस वजह से नहीं दिया कि वो एक मज़हब है, एक धर्म है जिसकी होली बुक को जलाया जा रहा है, बल्कि उन्होंने सिक्योरिटी के रीज़न से दे दिया है कि लोग जो हैं उनमें अनरेस्ट पैदा हो सकता है, और वो आकर दोनों साइड से जो लोग हैं वो थोड़ा सा हंगामा कर सकते हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो सिक्योरिटी की वजह से उन सारे देशों ने ये जो परमिशन दी थी इस बंदे को कि वो अपनी रैली ले जाकर पूरे नेटो के जितने 29 देश हैं, 30 हैं उनमें से एक को छोड़कर, उनमें जाकर ये करे। तो सबने जो है वो पुल कर लिया कि अभी इस चीज़ की परमिशन नहीं है, क्योंकि इससे चीज़ें अपसेट हो सकती हैं। तो इन्होंने, मोहतरम साहब ने, घटिया तरीन शक्ल ही सूअर जैसी है तो हरकतें भी वैसी होंगी, तो उन्होंने कुरान जलाया टर्किश एम्बेसी के सामने। अब इनका टर्किश एम्बेसी के सामने कुरान जलाने का मकसद, कई सारी चीज़ें हैं जो एक दुनिया में एक चला आ रहा है कि पूरी दुनिया की जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं। जो मैं यहाँ पर 2.5 पौने 3 साल से बात कर रही हूँ कि आतंकवादी मुसलमान होते ही नहीं हैं। मैं खुद अपना सर मुंडवा कर और मैरून कलर के कपड़े पहन कर आ जाऊँ तो मैं बुद्धिस्ट लग सकती हूँ, ऑरेंज पहन लूँ, माला पहन लूँ तो मैं हिंदू लग सकती हूँ, तिलक लगा लूँ तो मैं बन सकती हूँ ना, यानी कितना आसान होता है। वाइट कपड़े पहन लूँ तो मैं पादरी लग सकती हूँ, नन भी मैं लग सकती हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो दिखाया जा रहा है आतंकवादी वही हो। ये मैं इसके ऊपर कभी बाद में डिटेल में बात करूँगी। तो वो एक पूरी दुनिया में एक हेट ऑलरेडी है मुसलमानों के ख़िलाफ़, कि मुस्लिम जो हैं वो इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जिसको आप लोग हिंदी भाषा में कटर कहते हैं, जो बड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। हालांकि कटर का बड़ा प्रॉपर एक मतलब है जिसको मैंने एक ज़माने में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर।
तो वो उस वजह से यहाँ पर लेकर एक सेंटिमेंट है यूरोप में, स्पेशली जो पूरा का पूरा यूरोप है वो इंतहाई रेसिस्ट है, पूरा का पूरा यूरोप। सिर्फ यहाँ पर हम अमेरिका को या दूसरे देशों को समझ रहे होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल यूरोप है ना, जो एक अंदर का इंटरनल यूरोप है, जो छोटा सा है, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये लोग बड़े रेसिस्ट किस्म के लोग हैं और ये मुस्लिम्स को बड़ा बुरा समझते हैं, क्योंकि इशू क्या है कि ये लोग बॉक्स में रहते हैं, इनको दुनिया के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर मुसलमानों को लेकर जितनी ज़्यादा नफ़रत इनके दिलों में है ना, आप अगर इन देशों में, अगर आप मुसलमान हैं, आप जाकर रहें, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना अजाब होता है एक मुसलमान के लिए सर्वाइव करना, रहना भी किसी भी तरीके से। ये इतने पीसफुल लोग होते नहीं हैं जितना आपको लग रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये शुरू हो गई, बड़ा आसान था, रैली निकाल कर कुरान को जलाना, इन्होंने जला दिया। अब इन्होंने जब कुरान को जलाया, और कुरान को जलाने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न था, वो रीज़न ये था कि यहाँ पर अभी आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया है 2 कल्ट ग्रुप्स हैं, एक चाइना का कल्ट ग्रुप है और एक इजराइल का कल्ट ग्रुप है, जिसका जो फ्रंट मैन है वो अमेरिका है। अब पहले जो जिसको इल्यूमिनाई भी, आप लोग जिसको इल्यूमिनाई के नाम से जानते भी हैं, इल्यूमिनाई के अंदर जितने ग्रुप देश हैं ना, जितनी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उसमें ये सारे नेटो के सारे 29 देश आते हैं, इंक्लूडिंग टर्की भी आता है, क्योंकि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, वो आता है। लेकिन टर्की जो है ऑलरेडी चाइनीज़ कल्ट की तरफ जा चुका है, तो जब वो उस साइड पर शिफ्ट हो गया है ऑलरेडी, अब जाहिर सी बात है कि कोई ऑफिशियल सेरेमनी नहीं होती है जब आप एक जगह से दूसरी सुपर पावर में जाते हैं, लेकिन ये है कि इंटरनली ये सारी बातें निकल कर आ जाती हैं, लोगों को पता चल जाता है कि आप अपनी जो साइड है वो स्विच कर चुके हैं। तो पहली तो बात यह है कि इन सारी जो 30 नेटो कंट्रीज़ थी, उनमें एक ही मुस्लिम कंट्री थी, वो कौन सी थी, कौन सी थी वो, टर्की थी। और इन 30 की 30 में से सिर्फ एक ही कंट्री जो है वो इस वक्त चाइनीज़ कल्ट ग्रुप में गई है, अभी दूसरी भी खैर एक जो है वो ऑलमोस्ट चली गई है। तो यहाँ पर वो सबक देने के लिए अब वो ये लोग ये चाहते हैं कि टर्की जो है वो खुद नेटो से हट जाए, वो अपनी जो राइट्स हैं वो गिव अप करके वो उस साइड पर चला जाए, वो पूरी तरीके से उस साइड पर चला जाए। दूसरी बात ये है, एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर जो दोनों ये कंट्रीज़ हैं, स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों जो हैं नेटो को ज्वाइन करना चाहती थी, दोबारा से वो वापस आना चाहती थी, और वो उनकी जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं 29 की 29, 28, 29, सबको जो है वोट देने हैं स्वीडन और फिनलैंड को वापस लाने के लिए। तो टर्की ऑलरेडी जो है वो एक ज़माने से इनके अगेंस्ट था, वो नहीं चाह रहा था कि वो ये काम करे, वो नहीं करना चाह रहे थे। वो क्यों नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी जो हेट का क्राइम था ना, वो स्वीडन में 2022 से स्टार्ट हुआ था, एक ज़माने से, मेरा ख्याल से तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से वो कुरान के पीछे पड़े हुए थे। तो टर्की जो है वो बहुत रिलीजियस देश है, वो बहुत यानी प्रो, एक तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम देश है, तो वो जो उनकी जो सेंटिमेंट्स भी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रो मुस्लिम है। तो वो ऑलरेडी जो उनका जो प्रेसिडेंट है, वो हर बार ये बात करता है, कहीं पर कुछ भी हो रहा होता है वो सबसे पहले आते हैं, वो कमेंट करते हैं जब भी कहीं पर भी मुस्लिम्स के साथ कुछ हो रहा होता है। मैंने एक और बात एक बार पहले भी बताई थी कि दुनिया में जो सारे मुस्लिम देश हैं उनका कबाड़ा हो चुका है, बारी बारी सब देश जो हैं या तो उनमें जंगें हो गई हैं या उनमें आतंकवादी घुस के बैठ जाते हैं, तो उन देशों का हाल बुरा ऑलरेडी हुआ होता है। 2 देश बच गए थे मुस्लिम, जिसमें से GCC के अलावा छोड़कर, एक टर्की था, दूसरा ईरान था। ईरान के अंदर क्या चीज़ चल पड़ी है वो आप लोगों को पता चल चुकी है, मैंने अभी ईरान के टॉपिक को टच भी नहीं किया, और टर्की का भी मैंने पहले बता दिया। तो ये टर्किश कह रही हूँ, टर्की की भी जो कहते हैं ना यहाँ पर बर्बादी शुरू हो चुकी है। एक टाइम आएगा कि टर्की का एग्जैक्ट वो हाल होने वाला है जो सीरिया का हाल हुआ है, एग्जैक्ट वही हाल होगा जो सीरिया का हुआ है। तो टर्की की भी बारी आने वाली है, क्योंकि जो टर्किश प्रेसिडेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आउटस्पोकन है, वो डरता नहीं है। यहाँ पर क्या इशू है कि इन लोगों को लोग ऐसे चाहिए, इल्यूमिनाई वाले को, जो जी हजूरी करें, जो हर बात में कहें यस सर, हाँ सर, नो सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप कुछ भी करें, हम आपकी सर आंखों पर। टर्किश एक ऐसा देश है जो आउटस्पोकन है, वो कहता है कि जो गलत है वो गलत है, जिसकी वजह से उसको कई बार टर्की के अंदर उसको डराने के लिए कई दफ़ा धमाके किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। और मज़े की बात क्या है कि टर्की में जब वो चीज़ें होती हैं तो कई वही सो कॉल्ड मुस्लिम गिरोह जो होते हैं आतंकवादियों के, सो कॉल्ड मुस्लिम जो होते हैं आतंकवादी, वो आकर इल्ज़ाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने टर्की में ये धमाका किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये चली आ रही होती हैं, ये चीज़ें तो उनको बर्बाद तो करना ही करना है, क्योंकि मुस्लिम देश सारे ख़त्म होंगे तभी उनके वो अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाएंगे, जो दूसरा एक धर्म है, दूसरा एक बहुत बड़ा देश है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि डीपॉपुलेशन का काम ही इसी तरीके से होगा। तो सारे जो मुस्लिम देश हैं ख़त्म हो चुके हैं, सब में जंगें हो गई हैं, सब बुरे हाल के अंदर हैं, कहीं ना कुछ उनमें चल ही रहा है, बहुत बुरे तरीके से चल रहा है। ठीक है, आप लोग शायद यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे, मुझे बोलेंगे कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान को जिस तरीके से बुरे तरीके से उन्होंने लपेटा हुआ है, हर किसी के हिसाब से
दुनिया का कोई भी आतंकवादी होता है वो जाकर फाइनली जो रेस्ट करता है वो पाकिस्तान में जाकर करता है, और पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से वीक हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ी सिचुएशन चल रही है, तो वो पाकिस्तान जब से चाइनीज़ वर्ल्ड ग्रुप में आया तो वो थोड़ा मजबूत हुआ है। अब टर्की भी उधर चला गया है, रशिया भी उधर जाने वाला है, तो जैसे ही टर्की उधर गया है तो नेटो वालों को ये प्रॉब्लम हो गई है कि उनके जो सारे यूरोपियन देश हैं, जितने भी वो सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि टर्की जो है हमारे इधर से निकल कर चला जाए, हमें नहीं चाहिए, हमें टर्की को नहीं चाहिए, टर्की उधर दफ़ा हो जाए। टर्की को एक तो ये धमकाने की कोशिश है, ये एक और तरीके से कोशिश है कि अगर किसी और ने भी, जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी और ने भी अगर कोशिश की चाइनीज़ वर्ल्ड की तरफ जाने की तरफ, तो हम उनका यही हाल करेंगे, हम इसी तरीके से यहाँ पर उनके देश को बर्बाद करना शुरू करेंगे। क्योंकि एक ज़लज़ला आना या कोई सैलाब या तूफ़ान आना, उससे आपका जो देश होता है वो कई सालों पीछे चला जाता है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये देश की जो साख्त होती है ना, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, इकनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। तो यहाँ पर ये डराने धमकाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें की गई हैं इसलिए की गई हैं। जो सबसे मेन रीज़न हुआ यहाँ पर, एक और मैं चीज़ आपको दिखाती हूँ। एक बंदा है जो रिसर्चर है, फ्रैंक उनका नाम है, ठीक है, ये नेदरलैंड्स के अंदर रहते हैं। इन्होंने 3 फरवरी को ये बात यहाँ पर आकर कह दी थी कि अर्थक्वेक जो है वो टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में आने वाला है। जॉर्डन को छोड़कर टर्की, सीरिया और लेबनान इनकी प्रोडिक्शन के हिसाब से आता है। इन्होंने ये बात 3 फरवरी को कही है। और जो ज़लज़ला आया है वो कब आया है? अभी कब आया है? कल परसों आया है, कल आया है, जिस दिन भी आया है, यानी 3 दिन पहले इन्होंने ये बात कह दी थी। अब ये रिसर्चर थे, इन्होंने बात कही, इन्होंने अपने हिसाब से अथॉरिटीज़ को भी अलर्ट किया होगा थोड़ा बहुत कि कहीं कुछ होने वाला है। जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस चीज़ को चेक कर सकती हैं कि वो जगहें हाई अलर्ट पर हैं, वो प्रोविंस या स्टेट जो है वो हाई अलर्ट पर उनको कर दिया जाता है, और वहाँ से लोगों को की इवैक्यूएशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब ये रिसर्चर्स होते हैं, इनकी बातों को ये इसलिए छुपा दिया जाता है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस तरीके से ये काम जो हो वो हो, ताकि लोग मरें। अब क्या हुआ, इस बंदे को कैसे पता था? ये बंदा भी उन्हीं देशों का है, उन्हीं नेटो देशों में से एक देश का है। ये उन्हीं जगहों पे है जहाँ पर कुरान को जलाया भी है एक तरीके से, यानी उन्हीं जगहों पर आता है। ये वो देश भी जहाँ पर रैली निकलनी भी थी कुरान को जलाने की, इस बंदे को पता था। अब इस बंदे को कैसे पता था कि जब आप ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जब आप रिसर्चर्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमसे पंगा लेने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई पंगा क्रिएट होने वाला है दूसरे तरीके से। इस बंदे को कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बंदा ज़रूर बहुत हद तक जानता होगा कि अगर ये चीज़ें हमारे ऊपर बंद कर रहे हैं तो हम भी आगे से जवाब देंगे। अगर टर्की जो है वो हमें वोट देने से मना कर रहा है और टर्की ये कह रहा है कि हम वोट नहीं देंगे उन ऐसे देशों को जहाँ पर हमारी होली बुक की इंसल्ट की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग फिर क्या करेंगे, ये क्योंकि पीछे से वार करने पर बिलीव करते हैं, तो ये पीछे से खामोशी से जाएंगे, आपकी देश की प्लेट्स को हिलाएंगे, ताकि ज़लज़ला जो है वो उसको ज़लज़ले को मिमिक करेंगे, ज़लज़ला आएगा और आपका देश जो है वो नुकसान में चला जाएगा। तो ये उनका जवाब है उनको वोट ना देने पे। बिल्कुल इसी तरह इज़राइल ने, जो कि है ही नहीं कोई देश मेरे हिसाब से, दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो है भी नहीं, क्योंकि वो फ़लस्तीन है मेरे लिए। आप लोग चाहे उसको जो भी माने, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर वो जब सारे मुस्लिम देशों ने उसका बॉयकॉट किया हुआ था और वो उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे, तो सब देशों को इसी तरीके से ब्लैकमेल किया गया था, बड़े बुरे लेवल पर ब्लैकमेल किया जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे देशों ने, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था इज़राइल को, कि ठीक है इज़राइल जो है वो एक देश है, हालांकि है नहीं। और यहाँ पर क्योंकि मैं इज़राइल की बात कर रही हूँ, जैसे देखें वो जो हरा भरा रेनबो वाला झंडा है, उसको जब लोग नहीं कहीं पर जाते हैं, कतर की बात ले लीजिए, किसी मुस्लिम देश में उस झंडे को बैन किया जाता है, तो लोग कहते हैं भाई वो होमोफोबिक है। ठीक है, इज़राइली जो झंडा है, जो असल में कोई देश भी नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो ज़ीरो देश है वो। और इज़राइल कितने बुरे तरीके से इंडिया को डसने वाला है, वो उसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, मैं आगे भी आप लोग कहेंगे मैं ज़रूर बात करूँगी। तो जब लोग फ़लस्तीन का झंडा लहराते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई वो इसराइल के फेवर में नहीं है, वो इसराइल का बुरा चाहते हैं। उसका भी वो एक एस करके एक शब्द यूज़ किया जाता है, जो मैं यहाँ नहीं करूँगी, यूट्यूब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि आप वो हैं। लेकिन कुरान जलाया जा रहा है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये हिपोक्रेसी जो है ना यूरोप के अंदर, ये आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ओवरऑल पूरा यूरोप है, जो इंटरनल यूरोप है पूरा का पूरा, वो इंतहाई रेसिस्ट है। वहाँ पर आप किसी भी चीज़ में अपना पक्ष रख ही नहीं सकते हैं। ये सारे देश सो कॉल्ड सेक्युलर देश हैं, ये असल में सेक्युलर होते नहीं, अंदर से जो इनका जो फाउंडेशन होती है वही नहीं होती है। ये सिर्फ अपने आप को डिक्लेयर कर रखते हैं दुनिया में मॉडर्न दिखने के लिए कि हम सेक्युलर हैं।
तो ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती है इंटरनल यूरोप में। और ऐसे कई सारे देश हैं यूरोप को छोड़कर भी जो अपने आप को बहुत सेक्युलर कहते हैं, लेकिन वो असल में सेक्युलर होते नहीं हैं। उनकी जो अपनी देश होता है, उनकी जनता होती है, वो ज़रूर इस ख्वाब में रहती, इस बबल में रहती है कि हम बड़े सेक्युलर कंट्री हैं या हमारा बड़ा सेक्युलर देश है। लेकिन वहाँ पर किस हद तक रेसिज्म चल रहा होता है वो आप इसलिए नहीं नोटिस कर पाते हैं क्योंकि आप उनकी शू में नहीं होते और आपके ऊपर वो चीज़ नहीं बीत रही होती है। तो कब्र का हाल मुर्दा जैसे जानता है, उसी तरीके से जो लोग इस चीज़ का क्या कहते हैं शिकार हो रहे होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि ये चीज़ हो कैसे रही है और किस तरीके से हो रही है। तो ये जो पूरा रीज़न था यहाँ पर ये सब कुछ करने का, ये स्टार्ट होता है 2020 अप्रैल के अंदर, जहाँ पर कुरान को जलाने का ये सिलसिला स्टार्ट किया जाता है। ये बंदा जो है कुरान को जलाने का प्लान करता है। फिर ये कुरान को जलाया उसने भी रिसेंटली 2023 में है, और इसने 2022 के अंदर सारे देशों से परमिशन ले ली थी कि मैं रैली निकालूंगा जो रमदान आने वाले हैं हमारे मार्च के अंदर, उसके अंदर मैं सारे देशों में, ये जो हमारे नेटो के सारे देश हैं 29 देशों में जाकर मैं कुरान को जलाऊंगा। तो सबको परमिशन मिल गई थी। अब ये परमिशन डिनाई क्यों की गई है इस हादसे के बाद, इस घटिया तरीन चीज़ के बाद? वो सिर्फ इस वजह से की गई है, सिर्फ इस वजह से की गई है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको ये डर लग गया है कि मुस्लिम जो हैं वो आगे से जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, तो उनके लोग मारे ना जाएं, उनके अपने, तो उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी के बेसिस पर उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि उनका चेंज हो गया दिल और एकदम से उनको समझ आ गई, उनके अंदर इंसानियत आ गई, नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी को देखते हुए कि अब ये चीज़ कहीं ज़्यादा जंगल में आग की तरह ना फैल जाए और कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने उस चीज़ को, परमिशन को भी होल्ड कर लिया है, अभी डिनाई कर दिया है उस रैली को निकालने से। तो जब ये चीज़ हुई, टर्की ऑलरेडी भरा बैठा हुआ था, तो टर्की ने यहाँ पर ये मना कर दिया कि हम स्वीडन और फिनलैंड को दोनों को ही नेटो ज्वाइन करने का नहीं दे सकते। इन दोनों कंट्रीज़ को सारे जो एलाइज हैं नेटो के जितने मेंबर्स हैं 29 के 29 सब ने परमिशन दे दी है, सब ने हेड्सअप दे दिया है कि आप ज्वाइन कर लें। बिना टर्की के परमिशन के, बिना टर्की के परमिशन के ये दोनों देश जो है नहीं आ सकते हैं, और टर्की अब तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो टर्की का यहाँ पर माइंड डाइवर्ट करने के लिए उस कुरान वाले पूरे इंसिडेंट से इन्होंने क्या किया, टर्की में इतना बुरा ज़लज़ला ला दिया कि टर्की का जो सारी सोच माइंड है वो उस वक्त उधर चली जाए, और फिर हम इन पे यहाँ पर लेवरेज यूज़ करेंगे। कैसे? जब हम इनको एड देंगे ना, स्वीडन से भी एड आएगी, फिनलैंड से भी आएगी, इंटरनल पूरे यूरोप से भी आएगी, छोटे छोटे देशों से भी आएगी, फिर वो इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि देखो हम सब ने मिलकर तुम्हें खड़ा किया है, दोबारा से वापस खड़ा किया है, अब तुम हमें वोट दे दो। तो ये तरीका होता है जब कहते हैं ना, ये वो एक, हालांकि यहाँ पर मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी चाहिए। वो नॉर्मली दूसरी सिचुएशंस में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वीडन फिनलैंड ने ये काम किया है कि उनको जब घी चाहिए था उनके लिए वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, उन्होंने टर्की को नुकसान पहुँचाकर ये काम किया। तो ये जो पूरा सिलसिला है यहाँ पर ज़लज़ले का अगर देखा जाए तो ये सिर्फ नेटो से जुड़ा हुआ है, और ये चाइनीज़ कल्ट में जाने के लिए यहाँ पर टर्की को ये एक एग्जाम्पल बना रहे हैं इस वक्त, एक मुस्लिम देश को, कि यहाँ पर तुम लोग अगर इस तरीके से करोगे तो फिर हम तुम्हें इस तरीके से बर्बाद करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सारे मुस्लिम देशों में ईरान और टर्की ही जो है वो रह गए हैं, जो सीधे नॉर्मल रह गए थे। ईरान के अंदर ऑलरेडी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, ईरान का आगे बहुत बुरा हाल होने वाला है, और टर्की में तो अभी फ़िलहाल ज़लज़ला आ गया, लेकिन टर्की भी एक ज़माने में सीरिया जैसा हो जाएगा। वो कैसे होगा ईरान टर्की पे मैं कभी बाद में ज़रूर बात करूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं ये बात करूँगी कि जो टर्की और सीरिया में ज़लज़ला आया है, इसके अब क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसके बाद इसका क्या आफ्टर मैथ होगा, और पता नहीं सॉरी मैं अटक गई। तो क्या कहते हैं यानी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चलें ये हम शब्द ले लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात करूँगी। और ये जो आर्टिफिशियल सारे ये जो ज़लज़ले सैलाब होते हैं, तूफ़ान होते हैं, बारिशें होती हैं, जंगलों में आग होती है, जंगलों में तो खैर आग आर्टिफिशियली बहुत आराम से लगाई जा सकती है, पर ये जो सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर जो हैं वो कितने नेचुरल होते हैं उसके ऊपर हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।